हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेसिकली आज ये मॉक टेस्ट रहने वाला है आपके EMRS एग्ज़ाम जनरल पेपर टायर 1 के लिए। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मतलब जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ और इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस। मैंने TGT, PGT, हॉस्टल वार्डन, JSA इन चारों का ही एनालिसिस किया था और उन्हीं एनालिसिस के बेसिस पे मैं ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स भी होंगे, आपको पिछले साल एग्ज़ाम में देखने को भी मिले होंगे, या फिर उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस मैं इस बारी लेकर आई हूँ। टोटल 50 मार्क्स का ही आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है। एट द एंड ऑफ द वीडियो अपना स्कोर आप ज़रूर बताइएगा कि आपका एंड में क्या स्कोर बना 50 में से। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड में यू आर ऑलवेज ओपन टू फीडबैक्स, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं रिगार्डिंग दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चंस। मोरओवर, अगर आपने इसके पहले का मॉक टेस्ट नहीं देखा है, जैसे मैंने बताया ये वीडियो मॉक टेस्ट पार्ट 2 है, तो इसके पहले का अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है मॉक टेस्ट 1 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। मिड डे मील स्कीम्स नेम हैज़ बीन चेंज्ड टू। मिड डे मील स्कीम, आई होप सबने सुना ही होगा इस स्कीम के बारे में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को फ्री खाना बांटते हैं 8वीं क्लास तक, ठीक है। 9वीं 10वीं को नहीं बंटता है खाना। सो मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज करके क्या नया नाम रख दिया गया है? अगेन 4 ऑप्शंस वी हैव: पोषण स्कीम, PM पोषण स्कीम, फुल मील स्कीम या फिर नन ऑफ द अबव। सो कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है? आंसर बी, दैट इज ऑप्शन बी, PM पोषण स्कीम इज द करेक्ट आंसर। सो हाल ही में मिड डे मील स्कीम का नाम बदल के PM पोषण स्कीम रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस। सो हमें 4 फंड्स के नाम दिए हैं, हमें बताना है ऐसा कौन सा फंड है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। सो पब्लिक फंड्स, लोकल बॉडी फंड्स, एजुकेशन सेंस या फिर रिलीफ फंड। सो इसमें से एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा फंड नहीं है? फंड मतलब जिसमें पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। सो ये जो पैसा है एजुकेशन के लिए किस में नहीं यूज़ होगा, वो है ऑप्शन 4, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज रिलीफ फंड। रिलीफ फंड उनके लिए जब कोई आपदा आ जाए, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाए या फिर फ्लड सुनामी आ जाए, तो रिलीफ फंड का पैसा उनकी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ना कि एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान प्रोजेक्ट एड्रेसेस द गैप्स बिटवीन स्कूल एंड एजुकेशन एंड डैश एजुकेशन। एक प्रोजेक्ट है उड़ान प्रोजेक्ट करके, वो कौन से गैप्स, मतलब किन चीज़ों को ओवरकम करने की बात करता है? एक तो स्कूल एजुकेशन और किसकी, वो हमें बताना है। सो साइंटिफिक एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, आर्टिस्टिक एजुकेशन या फिर नन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज इंजीनियरिंग एजुकेशन। सो उड़ान प्रोजेक्ट एक तो स्कूल एजुकेशन और इंजीनियरिंग एजुकेशन को पास लाने की कोशिश करता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो गैप हटाने का क्या मतलब है कि इन दोनों को पास लाने की कोशिश करता है। एंड दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स, ठीक है। हम इसके बारे में भी और पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT issued the guidelines for dash। सो सबसे पहले हमें NCERT की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इन्होंने हाल ही में कोई गाइडलाइंस इशू करी है। सो हमें बताना है वो कौन सी गाइडलाइंस है। हायर एजुकेशन अमंग गर्ल्स,
mental health among adolescents, scholarship among bright students या फिर scholarship among girls. So क्या guidelines है हमें वो बतानी है. So जो इसका correct answer है वो है ऑप्शन बी, मेंटल हेल्थ अमंग एडोलेसेंट्स. सो एनसीईआरटी ने हाल ही में कुछ गाइडलाइंस इशू करी है स्कूल्स में जो कि रिलेटेड है मेंटल हेल्थ अमंग एडोलेसेंट्स. एडोलेसेंट्स मतलब जो टीन एज बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था जिसे हम बोलते हैं. सो इनके अंदर मेंटल हेल्थ के बारे में एनसीईआरटी ने गाइडलाइंस कुछ इशू करी हैं. जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है, विच स्पोर्ट्स पर्सन रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड 2025. मैंने अपने पहले की भी वीडियोस में बताया, फिर से बताती हूँ कि पद्म भूषण से लास्ट टाइम टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही क्वेश्चंस आए थे, तो इस बारी भी आने के चांसेस है. ज़रूरी नहीं है पद्म भूषण से आए, पद्मश्री से भी आ सकता है. सो बेसिकली अवार्ड्स आपको करके जाने हैं, बट इस क्वेश्चन में जो आपको बताना है वो ये बताना है कि कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को 2025 में पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया था. वी हैव 4 ऑप्शंस है, विराट कोहली, PR श्रीजेश, C नीरज चोपड़ा या फिर D रानी रामपाल. सो जल्दी से अपना आंसर आप चूज कर लीजिए. जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज PR श्रीजेश. नेक्स्ट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है. इन द ICC Women's T20 World Cup 2024, which team did India defeat with the biggest victory of the tournament? हाल ही में जो ICC Women's जो औरतों का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, 2024 में, हाल ही में नहीं बट 2024 में, which team did India defeat with their biggest victory of the tournament? कौन सी टीम को इंडिया ने हराया था इस टूर्नामेंट में? पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है श्रीलंका, विच इज द बी ऑप्शन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वॉज प्लेयर ऑफ द मैच इन इंडिया वर्सेस श्रीलंका विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? जो 2024 में मैच हुआ था इंडिया वर्सेस श्रीलंका विमेंस T20 का, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? वी हैव 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है यहाँ पे हमारे पास. स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर या फिर जेमिमा रॉड्रिगस. सो जल्दी से अपना आप आंसर चूज कर लीजिए. मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि गेम से, स्पेशली मैच से क्वेश्चन एग्ज़ाम में लास्ट टाइम पूछा गया था EMRS में, और T20 था बट मेन का था. यहाँ पे इस साल विमेन का T20 बहुत फेमस हुआ है, तो 2024-25 आप कोशिश करना क्रिकेट रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है दीप्ति शर्मा. और दीप्ति शर्मा को क्यों प्लेयर ऑफ द मैच मिला था 2024 में? फॉर ऑल राउंड परफॉर्मेंस, ठीक है, शी वॉज एन ऑल राउंडर. सो उनकी ऑल राउंड परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच 2024 में दिया गया था. 25 में और 24 में आपको क्या कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन इज? कोठारी आयोग द्वारा अनुशंसित नीति है. सो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, मदर टंग या फिर हिंदी. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला. ये कोठारी कमीशन द्वारा दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CTET में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये स्टैटिक GK के लिए भी एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. हमें बताना है राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन इंडिया में दी जाए, ये एक्ट कब आया था? सो आई होप सबको आंसर पता ही होगा.
सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ 2009। 2009 में ये एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CBSE students can now learn in 22 languages including dash language, says the education minister। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन है वो। अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, सो धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, CBSE स्टूडेंट्स कैन लर्न इन 22 लैंग्वेजेस। जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं अब वो 22 लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हैं, अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। इससे पहले जो उन्हें एग्ज़ाम देने होते थे वो हिंदी या इंग्लिश में देने होते थे। जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज था हिंदी था या फिर इंग्लिश था। अब धर्मेंद्र प्रधान जी ने हाल ही में बोला है कि बच्चे अपनी मदर टंग में पढ़ सकते हैं और ये 22 लैंग्वेजेस जो शेड्यूल में हैं उन्हीं 22 लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं अपना। ठीक है, सो इन चारों में से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है। सो 4 ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पे, फ्रेंच, भोजपुरी, उड़िया या फिर नन ऑफ दी अबव। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उड़िया। सो उड़िया में भी अब बच्चा अपना एग्ज़ाम दे सकता है और ये हाल ही में किसने बोला है, एजुकेशन मिनिस्टर ने। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, ये मेरी 5th वीडियो है करंट अफेयर्स के ऊपर एजुकेशन से रिलेटेड। इससे पहले और भी वीडियोस मैंने डाली हैं, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी हैं सो मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है जिसमें आपको बहुत सी एजुकेशन से रिलेटेड, NEP से भी रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएगी एक प्लेलिस्ट के अंदर। वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। मोर ओवर अगर आपको इसकी PDF चाहिए उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अभी हमने ऊपर 10 क्वेश्चंस करे जनरल अवेयरनेस, बेसिकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड। उसमें आपने देखा होगा कि जो करंट अफेयर्स थे वो गेम्स और अवार्ड्स एजुकेशनल रिलेटेड उन्हीं से ही थे और ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चंस भी ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अब आपको जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस दिखेंगे वो आपको ICT रिलेटेड दिखेंगे। सो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। आपको बताना है, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। A माउस, B कीबोर्ड, C प्रिंटर या फिर D स्कैनर। सो जो इस क्वेश्चन का जल्दी से आप अपना पहले तो आंसर चूज कर लीजिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है हमारा C ऑप्शन, दैट इज प्रिंटर। आपको पता होगा प्रिंटर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एवरी टाइम आई सी। सो याद रखना प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर में कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। और कीबोर्ड ये तो खैर पता ही होता है, कीबोर्ड माउस ये सब क्या है, इनपुट ही है। नेक्स्ट है, द टेम्प्रेरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर की टेम्प्रेरी मेमोरी कौन सी है। बहुत बार मैंने ये चीज़ डिस्कस करी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सो 4 ऑप्शंस हैं, A रोम, B HDD, C रैम या फिर D SSD। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पे जल्दी से चूज कर लीजिए। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसे हम कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रोम है वो क्या है, हमारी परमानेंट मेमोरी है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है,
लास्ट टाइम रैम या रोम में से किसी की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, तो ये सब चीज़ें आप माइंड में रखना। अनदर क्वेश्चन, 1 बाइट इज इक्वल टू, ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें आईसीटी के, बट यहाँ पे जो हमसे पूछा है वो पूछा है 1 बाइट कितना इक्वल होता है। ठीक है, ए 4 बिट्स, बी 8 बिट्स, सी 16 बिट्स या फिर डी 32 बिट्स। सो जो 1 बाइट है वो होता है हमारा, जल्दी से आप पहले अपना आंसर चूज करिए। सो जो 1 बाइट है वो हमारा 8 बिट्स होता है, तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ए लिनक्स, बी विंडोज, सी एंड्रॉयड या फिर डी MS वर्ड। पहली बात तो देखो, आपको ना ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। सो जल्दी से, आई होप आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन, दैट इज MS वर्ड। अब देखिए MS वर्ड क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने होते हैं। जैसे कि MS वर्ड पे हम डॉक्यूमेंट लिखना है, क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है डॉक्यूमेंट बनाने का। ठीक है, अगर हमें कोई डेटा डालना है, डेटा को मेंटेन करना है, उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर बना है, एप्लीकेशन MS एक्सेल, तो इसका भी एक स्पेसिफिक है। अगर हमें प्रेजेंटेशन बनानी है, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक हमें सॉफ्टवेयर दिया गया है, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो होता है जैसे जो पूरे फ़ोन का या कंप्यूटर का सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, अपना एप्पल का iOS हो गया, एंड फोन का एंड्रॉयड हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी वजह से फ़ोन या फिर आपका लैपटॉप चल रहा है। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में ये मेन डिफरेंस है। आई होप मैं आपको ठीक से समझा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRT। हमें यहाँ पे CRT की फुल फॉर्म बतानी है। क्रिस्टल रे ट्यूब हमारा ए ऑप्शन है, बी है कैथोड रे ट्यूब, सी है कॉस्मॉस रे ट्यूब या फिर डी नन ऑफ दीज। जल्दी से आप अपना यहाँ पे आंसर चूज कर लीजिए। CRT की फुल फॉर्म क्या होगी। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है कैथोड रे ट्यूब। याद रखिएगा, CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JPEG। JPEG आपने सुना होगा, बट इसकी फुल फॉर्म क्या है वो हमें बताना है। 4 ऑप्शंस है हमारे पास। सो जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। JPG की जो फुल फॉर्म है वो है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। सो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। Next question, select the option that includes file formats suitable for distributing sound files across the internet। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो कि फाइल, जो साउंड फाइल्स हैं, इनको सपोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कोई भी इमेज सेव करते हैं तो वो JPG डॉट करके ऐसे सेव होती है। साउंड का भी ऐसे कुछ फाइल्स होती है, तो कौन कौन सी इनके थ्रू हम साउंड्स भेज सकते हैं। 4 ऑप्शंस है, जल्दी से देख लीजिए। मैं सीधा आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी, अपना आंसर जल्दी से चूज कर लीजिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 देख लेते हैं। AVI, MOV, WMV और MP3। MP3 तो सभी को पता होगा, आई एम श्योर। बट जो और भी 3 फाइल्स की अभी हमने बात करी है, MOV भी पता होगा। इंटरनेट में हम ऐसे एक दूसरे को साउंड्स
फाइल्स भेज सकते हैं इनके थ्रू। सो 3 हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर एंटीवायरस प्रोग्राम इंक्लूड्स डैश एग्जाम्पल ऑफ। हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कि कंप्यूटर एंटीवायरस प्रोग्राम इनमें से कौन कौन से हैं। बेसिकली एंटीवायरस बताना है इनमें से कौन कौन से एंटीवायरसेस है जो कि हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाते हैं। अच्छा, आई होप कि आप अपना स्कोर मेंटेन कर रहे होंगे, काउंट रख रहे होंगे। एंड में ज़रूर बताना क्या स्कोर रहा आपका। सो ऑप्शंस देखते हैं। ए सोलोमॉन टूल किट, बी नॉर्टन, सी मैकएफे, डी बोथ ए एंड बी, ई ऑल ऑफ दीज। सो जो 7th का करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। सो ई हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी ऊपर ऑप्शंस हैं ये सारे ही कंप्यूटर एंटीवायरस के नेम्स हैं। 8th, 2 branches of a financial organization are connected with each other on a network. If these 2 branches are established in 2 different countries, which of the following type of network is suitable? अब ये देखो, एक 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सेम कंपनी है, एक सेम कंपनी एक इंडिया में है, वैसी ही उसी नाम की सेम कंपनी किसी और कंट्री में है। अब उनको एक नेटवर्क से जुड़े रहना है कि वो अपना डेटा इजीली ट्रांसफ़र एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। तो इस काइंड ऑफ नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? ए वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, बी मैन, सी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर डी पैन। सो आई होप आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। 8th का जो करेक्ट आंसर है वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब ही बड़ा होता है। सो अगर नेटवर्क इतना ज़्यादा दूर है एक से दूसरी कंट्री में तो हम वैन यूज़ करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनेट ब्राउज़र। ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा नहीं है। सो मेक श्योर यू नो द नेम्स ऑफ ऑल द इंटरनेट ब्राउज़र्स। जितने भी इंटरनेट ब्राउज़र्स हैं उनके नेम्स आपको पता होने चाहिए, मतलब जितने क्या बहुत सारे होते हैं, बट मेक श्योर कि आपको इंपॉर्टेंट इंटरनेट ब्राउज़र्स के नेम्स पता होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँ इंटरनेट ब्राउज़र के नाम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत सारे होते हैं उनके नाम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये तीनों की मैं एक ही वीडियो में तीनों चीज़ें लेकर आऊँगी, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इफ़ यू वांट सच अ वीडियो, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखे गए हैं कि आप एंटीवायरस का नाम बताओ। सो डेफिनेटली मैं एंटीवायरस जितने भी हैं उनके भी नेम्स में इंक्लूड करूँगी इस वीडियो में, अगर आप चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस देखे गए थे कि कौन सा इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर कौन सा इनमें से इंटरनेट ब्राउज़र है, तो उनका आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको चूज़ करना है। तो जैसे कि इसमें आपको बताना है कौन सा इनमें से ब्राउज़र नहीं है, इंटरनेट ब्राउज़र। तो ए एक्रोबैट रीडर, बी एज, सी क्रोम, या फिर डी फायरबॉक्स। जल्दी से अपना आंसर आप चूज करिए।
सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ए, एक्रोबैट रीडर। हमारा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। और आपको पता होगा जैसे गूगल क्रोम के बारे में आपने सुना होगा, फायरफॉक्स के बारे में आपने सुना होगा, ये इंटरनेट ब्राउज़र है। एज के बारे में जिन्होंने नहीं सुना, सुन लीजिए। एज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरनेट ब्राउज़र है और ये ऑप्शंस में भी देखा जाता है, एज वाला ऑप्शन हमेशा। सो बट जो यहाँ पे इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है वो है हमारा एक्रोबैट रीडर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं वो जनरल इंग्लिश के स्टार्ट हो गए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर मेड हिम डैश द वर्क। इसमें हमें बताना है, 4 ऑप्शंस है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। डू, डिड, डूइंग या डज। पहले मैं बताना चाहती हूँ टेंसेस से क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। द टीचर मेड हिम डैश द वर्क। डू द वर्क, डिड द वर्क, डूइंग द वर्क या डज द वर्क। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज डू। देखो, कहीं किसी को ये ना लग रहा हो कि ये पास्ट टेंस में तो डिड आएगा, नहीं, ऑलरेडी पास्ट टेंस में वर्ब है मेड, ठीक है। तो अब हम इसके आगे 2 पास्ट टेंस हम एक साथ नहीं लिख सकते, ये रूल है इंग्लिश में टेंसेस का। जैसे कि मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, मोस्टली ये लोग गलत बोलते हैं। आई डिडंट डू माई वर्क होता है आई डिड नॉट डू माई वर्क। आई डिड नॉट डिड माई वर्क इज टोटली रॉन्ग। कई लोग बोलते हैं आई डिड नॉट वेंट देयर, बिल्कुल गलत है। डिड नॉट तो पास्ट हो गया, फिर आपने वेंट क्यों पास्ट में लगा दिया? 2 पास्ट टेंस साथ में यूज़ होंगे ही नहीं। तो क्या सही होता है? आई डिड नॉट गो देयर, ठीक है, डिड नॉट के साथ गो आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे पास्ट टेंस ऑलरेडी यूज़ हो गया मेड, तो अब फर्स्ट टेंस आएगा, मतलब प्रेजेंट टेंस आएगा, V1 आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे डू यूज़ करेंगे। सो ऑप्शन ए, डू इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिंटैक्स से रिलेटेड, मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म। नीदर जॉन नॉर हिज ब्रदर्स डैश कमिंग। तो हमें हेल्पिंग वर्ब का करेक्ट फॉर्म बताना है। ये मैंने रूल बहुत बार डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट इंग्लिश वाली में जाके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या फिर सिंटैक्स की वीडियोस में जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है ऐसे। सो नीदर जॉन नॉर हिज ब्रदर्स डैश कमिंग इज ए ऑप्शन, आर, बी ऑप्शन, वॉज, सी ऑप्शन या फिर बी, डी ऑप्शन। जल्दी से अपना आंसर आप चूज करिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज आर। नीदर जॉन नॉर हिज ब्रदर्स आर कमिंग। देखो, अब हम यहाँ पे आर क्यों लगाएंगे? क्योंकि रूल के हिसाब से जो नॉर के बाद आपका नाउन है, या तो सिंगुलर या प्लूरल आपको देखना है, उसके हिसाब से हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नॉर हिज ब्रदर्स, ठीक है, नॉर के बाद ब्रदर्स है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसलिए हमने आर लगाया। बट अगर नॉर के बाद सिर्फ ब्रदर होता तो यहाँ पे इज लगता, ठीक है। तो ये रूल याद रखिएगा, नॉर और ईदर और या फिर नीदर नॉर, नॉर और के बाद जो भी आपको वर्ब दिखेगा उसके हिसाब से, मतलब नाउन दिखेगा, सिंगुलर है प्लूरल है, उसके हिसाब से आपको वर्ब लगाना है, ठीक है, इज, एम, आर जो भी है। नेक्स्ट, इफ ही डैश हार्ड ही विल पास। फिल इन द ब्लैंक्स है, ये कंडीशनल क्लॉजेस में से हैं। मैंने आपको रूल्स करा रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है कंडीशनल वाले, जो सेंटेंस इफ़ से शुरू होते हैं, बहुत एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। वन मोर थिंग, मैंने प्लेलिस्ट अलग बना रखी है पूरे सब्जेक्ट वाइज। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल करंट अफेयर्स की, ICT की, जनरल इंग्लिश टॉपिक वाइज और जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आपको वीडियोस देखनी होंगी, सब प्लेलिस्ट के मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप वहाँ से कोई भी वीडियो अगर आप अपनी एग्ज़ाम रिलेटेड देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं।
तो उसमें आपको ये सारे रूल्स मिल जाएंगे जो मैंने अभी आपको बोला, इंग्लिश के करा रखे हैं इम्पॉर्टेंट। तो जितने भी अगर आपको मेरे थंबनेल में इंग्लिश इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल्स मिले तो वो तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सारे एग्ज़ाम बेस्ड है। मतलब जनरल इंग्लिश में जैसे भी ग्रामर पूछी जाती है वो मैंने उनके अलग से रूल्स मतलब बता रखे हैं। तो मैंने जो उनका थंबनेल है वो इन्हीं से डाला है कि इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल्स प्लस प्रैक्टिस सेट। सो इसका आंसर आप बताइए। इफ़ ही डैश हार्ड ही विल पास। स्टडी हार्ड, स्टडीज हार्ड, स्टडीइंग हार्ड या फिर स्टडीड हार्ड। जल्दी से अपना आंसर चूज करिए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं जनरल इंग्लिश की, यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, दैट इज स्टडीज। अब यहाँ पे स्टडीज क्यों आएगा मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फिर से बताती हूँ। इफ के साथ अगर हमें प्रेजेंट की चीज बतानी है तो जो बाद का टेंस है वो विल आता है, हमेशा विल आता है। अब हमें देखो बाद में तो इन्होंने बता रखा है, बाद में विल हमें बता रखा है, तो पहले हमें बताना है तो ऑब्वियसली वो प्रेजेंट टेंस ही होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कई बारी क्या होता है कि इफ ही स्टडीज हार्ड ही डैश पास, तब हमें विल लगाना है। तो विल की वजह से हमें यहाँ पे हेल्प मिली है कि यहाँ पे स्टडीज आएगा। स्टडी क्यों नहीं आया? क्योंकि सिंगुलर है। अगर दे होता दे के साथ स्टडी आता, बट यहाँ पे ही है तो ही के साथ हमने स्टडीज लगा दिया। स्टडीइंग और स्टडी तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये कंटिन्यूअस और पास्ट टेंस है। हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा इफ के बाद, अगर बाद में विल आ रखा है। ठीक है, अगर पहले आपको सिंपल प्रेजेंट दिख जाए इफ के साथ तो बाद में आप समझ लेना क्या लगाना है, वुड, कुछ भी नहीं लगाना। ये भी फ्यूचर में होता है, आपको सिर्फ विल लगाना है अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। आई होप मैं क्लियर हूँ यहाँ पे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है इस पूरी वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। नेक्स्ट, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। अभी हाल ही में मैंने कल या परसों में एक सुपर इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल्स करके एक वीडियो डाली है। ठीक है, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। अगर आप वो सुपर इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल्स भी देख लोगे ना तो आपका जनरल इंग्लिश का पोर्शन ईजिली पास हो जाएगा। ये उसी रूल में से एक क्वेश्चन है और मोस्टली आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, ये वाले टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब पास्ट परफेक्ट का है ये। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। लेफ्ट हमारा ए ऑप्शन है, हैज लेफ्ट बी। सी ऑप्शन इज हैड लेफ्ट या फिर डी ऑप्शन लीव्स। हिंट मैंने दे दिया था पास्ट परफेक्ट का है, तो आप शायद अब बता सकते हैं, बट आपको रूल पता होना चाहिए कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट क्यों आएगा। पेपर में आपको ये लिखा हुआ तो ऑब्वियसली नहीं आएगा कि ये पास्ट परफेक्ट का है। तो हमें हिंट कैसे मिला वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलो पहले यहाँ पे हम आंसर डिस्कस करते हैं। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन, दैट इज हैड लेफ्ट। देखिए, अगर एक सेंटेंस में दो एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हैं। ट्रेन जा चुकी है और हम पहुंचे हैं, है ना, दो एक्शन हो रहे हैं ना, हम पहुंचे और ट्रेन जा चुकी है। तो जो पहले वाला एक्शन है उसके साथ हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए यहाँ पे आएगा हैड लेफ्ट। हम पहले आए हैं या ट्रेन पहले जा चुकी है? हमारे आने से ट्रेन पहले जा चुकी है, तो जो पहले एक्शन हुआ है उसके साथ हम हैड V3 लगाते हैं और जो बाद में एक्शन हुआ है उसके साथ हम V2 लगाते हैं, मतलब सिंपल पास्ट लगाते हैं। तो हमें पता कैसे चला यहाँ पे हैड लेफ्ट आएगा या फिर ये पास्ट परफेक्ट है? देखिए, पहले तो आपको सेंटेंस पढ़ के ही आइडिया लग जाएगा कि इस सेंटेंस में दो क्रिया हो रही है, दो चीज़ें हो रही हैं, तो ये पास्ट टेंस है। मोर ओवर से पास्ट परफेक्ट टेंस है। मोर ओवर वी रीच्ड द स्टेशन। V2 तो आपको लगा हुआ मिल गया ना, ये भी एक हिंट है कि अरे इस सेंटेंस में V2 लगा हुआ मिल गया। जिस सेंटेंस में दो चीज़ें एक साथ हो रही है और जिसमें पहले वाली चीज़ हो रही है उसमें हमें हैड लगा देना है, बाद वाली चीज़ तो पता ही है V2 ऑलरेडी लगा रखा है। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा हिंट मिल जाता है।
सो ये आई होप आपको ये रूल अच्छे से पता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस रूल से डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है हमारा हैड लेफ्ट, दैट इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ रिजिड. हमें एंटोनिम बताना है, मतलब ऑपोजिट बताना है रिजिड का. 4 ऑप्शंस है, फ्लेक्सिबल, हार्ड, सॉलिड या फिर टफ. जल्दी से अपना आंसर चूज करिए. ये वो कैप से क्वेश्चन है. जनरल इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कैप्स, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आ जाती है. सो जिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, दैट इज़ हार्ड. रिजिड मतलब होता है, मतलब जो बिल्कुल भी, सॉरी जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज़ फ्लेक्सिबल. रिजिड का मतलब होता है जो कि बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है. रिजिड मतलब जो अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहता, ठीक है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, दैट इज़ रिजिड. और फ्लेक्सिबल का मतलब आपको पता ही होगा, जो कि ईजिली चेंज हो जाता है, ठीक है, ईजिली मुड़ जाता है या फिर इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाता है. हम अपना हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, हमारा नेचर फ्लेक्सिबल होता है. सर रिजिड का जो ऑपोजिट है वो है फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. एक्टिव पैसिव से मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं. जनरल इंग्लिश में 10 मार्क्स का है, जो कि आपका 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन 100% आएगा. 99 भी नहीं, 100% आएगा ही आएगा. बहुत बच्चों के कमेंट थे मैम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा. देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज नरेशन, है ना, तो नरेशन आपके सिलेबस में नहीं दे रखा. और जनरल इंग्लिश में आता है क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, बट आपके EMRS में नहीं दे रखा. एक्टिव पैसिव ही दे रखा है, तो मेक श्योर ही एक ही चीज़ है, तो ये आप अच्छे से कर लीजिए. सो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. हमें इसकी पैसिव वॉइस बतानी है. द सेंटेंसेस, दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो. ये ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो. 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे. ए ऑप्शन है हमारा, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय देम टुमारो. बी ऑप्शन, द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड टुमारो. द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड टुमारो. सी ऑप्शन, या फिर डी, the results have been announced. जल्दी से आप अपना आंसर चूज करिए. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन, दैट इज द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय देम टुमारो. देखिए विल का पैसिव में विल भी हो जाता है ना, और एक्टिव पैसिव में क्या मतलब फर्क होता है कि जो पैसिव है उसमें बाय मी, बाय देम, ये सब बाय करके सेंटेंस खत्म होता है, ठीक है. तो रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय देम टुमारो. सो जिसमें बाय नहीं है वो तो होगा ही नहीं, तो वो ऑप्शंस को आप ऐसे भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं. तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन एक्टिव पैसिव से है. समवन इज नॉकिंग एट द डोर. लास्ट टाइम जिन बच्चों का, जिन कैंडिडेट्स का रहा था एग्ज़ाम, वो एक्टिव पैसिव की वजह से ही रहा था. एक आर्टिकल के क्वेश्चन ने बच्चों को फंसा दिया था, और दूसरा था एक्टिव पैसिव, क्योंकि उसमें प्रेपोजिशन आ गया था एक्टिव पैसिव में. तो ये भी प्रेपोजिशन से रिलेटेड ही एक्टिव पैसिव है. समवन इज नॉकिंग एट द डोर. इस सेंटेंस में 2 इंपॉर्टेंट रूल्स है, दोनों मैं बताऊंगी. पहले हम देखते हैं इसके क्या ऑप्शन है आंसर के. सो जो ए ऑप्शन है, द डोर इज नॉक्ड. बी ऑप्शन, द डोर हैज बीन नॉक्ड. सी ऑप्शन, द डोर वॉज नॉक्ड. डी ऑप्शन, द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट. जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पे चूज कर लीजिए. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन, दैट इज द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट. अब आप सोच रहे होंगे अरे इसमें बाय समवन क्यों नहीं है. अभी तो मैम ने बताया था कि बाय से खत्म होता है. देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद बाय नहीं लगता, और ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ल्यूसेंट ग्रामर के रूल्स देख के ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ. उसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिसके बाद बाय नहीं लगता, जैसे समवन, पुलिस, ठीक है. द थीव्स आर कॉट ना, जैसे कि आपको एक्टिव वॉइस में दे रखा है पुलिस
हैव कॉट दी थीव्स, सो द थीव्स हैव बीन कॉट, हमें बाय पुलिस नहीं लिखना। ऐसे ही समवन का होता है, हम एंड में समवन नहीं लिखते, ठीक है। सो किसी भी ऑप्शन में देखिए समवन नहीं है, और ये ल्यूसेंट ग्रामर का रूल है, जिनके पास है वो चेक कर सकते हैं एक्टिव पैसिव में। सो द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट क्यों है, नॉक के साथ हमेशा एट आता है प्रेपोजिशन, दैट इज अ ग्रामर रूल। लास्ट टाइम भी जिन कैंडिडेट्स का रह गया था एक्टिव पैसिव में, उसमें लाफ एट पे ख़त्म हो रहा था, और मोस्टली जो कैंडिडेट्स ने ऑप्शन चूज़ किया होगा उन्होंने एट वाला नहीं किया, क्योंकि जिन्हें नहीं पता होगा कि लाफ के साथ हमेशा एट लगता है, उन्होंने नहीं किया होगा उस ऑप्शन को चूज़। तो बट याद रखिएगा, नॉक, लाफ, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनके साथ एट लगता है। सो इसीलिए ये आपको कैसे पता चलेंगी चीज़ें, प्रेपोजिशन से। तो प्रेपोजिशंस पे बहुत सी वीडियो डाल रखी है, इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जा सकती है। आप मेरी प्लेलिस्ट में प्रेपोजिशन वाली सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर, हमें करेक्ट स्ट्रक्चर चूज करना है। ईच स्टूडेंट एंड टीचर आर डैश रिस्पॉन्सिबल, 4 ऑप्शंस है, आर रिस्पॉन्सिबल, इज रिस्पॉन्सिबल, सी ऑप्शन वर रिस्पॉन्सिबल, या फिर डी ऑप्शन बी। जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए यहाँ पर। ईच स्टूडेंट एंड टीचर डैश रिस्पॉन्सिबल, सिंटैक्स का ये क्वेश्चन है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन इज। अब जिन जिन कैंडिडेट्स ने आर लगाया है वो ये देख के लगाया होगा कि इस सेंटेंस में 2 लोगों की बात हो रही है, स्टूडेंट और टीचर की, तो ये प्लूरल हो गया, 2 लोग हैं, तो इसलिए आर लगा दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपने सिंटैक्स की वीडियो देखी है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम इज लगाते हैं, और ईच उनमें से एक ऐसा वर्ड है। नन, ईच, ये सारे वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर ही लगेगा, तो इसलिए हमने सिंगुलर नाउन यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हमने यूज किया है, विच इज। सो ईच स्टूडेंट एंड टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। A number of houses were demolished so that the supermarket could be built. No error. काफ़ी हाउसेस को गिराया गया, क्यों? क्योंकि सुपरमार्केट वहाँ पे बन सके। कहाँ पे गलती है इस सेंटेंस में? A number of houses were demolished so that the supermarket could be built, या फिर no error। आई होप आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। डी मतलब नो एरर, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्या इस सेंटेंस में क्यों भी कोई गलती क्यों नहीं है? क्योंकि अ नंबर ऑफ से ये सेंटेंस स्टार्ट है और अ नंबर ऑफ प्लूरल ही फॉलो करता है ना, तो प्लूरल ही यहाँ पे वर ही लगा हुआ है इसके साथ, तो इसलिए ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अच्छा, अब मैं आपको ना थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि फाइंड द एरर टाइप में पता कैसे चलेगा गलती किस में है। देखो, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं होती है फाइंड द एरर में, सबसे पहले वर्ब में गलती होती है, ठीक है, इज, वॉज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में आपको गलती दिखेगी और वो हमें सही लग रहा होता है, क्योंकि ये वाले रूल्स ये फॉलो करते हैं जो मैंने अभी डिस्कस करे या लास्ट वीडियो में, मोस्टली इन्हीं रूल्स से आते हैं क्वेश्चंस। अगर आपका वर्ब ठीक है तो आप प्रेपोजिशन देखिए, क्योंकि फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं बहुत से लोगों को, बल्कि मुझे भी नहीं पता होगा, ऑल्दो मतलब मेरा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश ही है, मुझे भी ऐसे कितने सारे वर्ड्स हैं जिसमें मेरे को भी कन्फ्यूज़न होती है कि इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, ठीक है, तो मुझे भी बार बार ही प्रेपोजिशंस देखने पड़ते हैं। अच्छा, अब क्या सही तरीका है इंग्लिश पढ़ने का, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि देखो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ना किसी को याद नहीं हो सकते, प्रेपोजिशंस कम से कम 200-300 से ज़्यादा हैं, तो आपको कैसे याद रहेंगे? आप ना, मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए आई नो मुझे अलग वीडियो बनानी चाहिए कि आप अपनी तैयारी कैसे करिए,
मैं आपको अभी बता देती हूँ बहुत सिंपल से वे में। आप अपना रोज़ का आधा घंटा प्रेपोजिशंस के लिए निकालिए, ठीक है। जो ल्यूसेंट बुक मैंने डिस्कस करी थी इसमें भरपूर नंबर के, पता नहीं 300-400 तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस और 400-500 प्रेपोजिशंस डिस्कस कर रखे हैं। अब आप रोज़ का अपना आधा घंटा निकाल लीजिए कि आधे घंटे में मैं 100 प्रेपोजिशंस में रीड करूँगी या करूँगा। अब आप रीड करोगे ना हर रोज़, हफ्ते तक आप सेम प्रेपोजिशन भी पढ़ते रहो ना, 100 में से आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको 50 तक तो आराम से याद हो ही जाएंगे। 24 घंटों में आधा घंटा एक टॉपिक को देने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसी सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मैं आपको इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स करा रही हूँ, ठीक है। आप खुद से भी देख सकते हैं। अब कैसे याद करोगे, याद नहीं हो सकते हैं। जो सही तरीका वो यही है कि आप अपना 24 घंटे में से 1 घंटे आप सोच लो कि आधा घंटा या 1 घंटा मैं कम से कम 50 नहीं तो 75 नहीं तो 100 सिनोनिम्स, क्योंकि आधे घंटे में आप 50 पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। सिर्फ रीडिंग ही लगानी है। अगर आपने जल्दी लगा ली तो आप दोबारा कर लो, आधे घंटा में टाइम है तो फिर से वो नहीं को रीड कर लो। आप एक हफ्ता सेम पढ़ोगे ना, आई एम वेरी वेरी श्योर 100 में से आपको 50 से ऊपर लर्न हो ही जाएंगे। और इतना मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ मेथड है। लर्न किसी को नहीं हो सकते, इतने सारे वर्ड्स, वोकैबुलरी इतनी भरी हुई है। बस आप दिन में ना एक बारी वो बुक खोल के बैठ जाओ और एक बारी इसे देख लो, आप रीड करो। अगर आप रीड करोगे ना सेम चीज़ 4 दिन, वो आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाती है और ऐसी बैठती है, आप नहीं भूलोगे क्योंकि आप 4 दिन से सेम ही चीज़ पढ़ रहे हो। 24 घंटे में से बस आधा 1 घंटा निकालना है। सो दिस इज़ द राइट वे टू स्टडी वोकैबुलरी, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, पर्यायवाची हो हिंदी के, या कोई भी आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम, फ्रेजेस। और सेम आप प्रेपोजिशंस और सिंटैक्स के आप इनके क्या कहते हैं रूल्स के साथ भी आप यही आजमाइए। अगर आपने अभी जितने भी पढ़े, मेरी पुरानी वीडियो में पढ़े होंगे ना, अगर आप उन्हें रिवाइज नहीं करोगे डेफिनेटली 100% आप भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल आर मोर देन बॉयज, नो एरर। आप इसको बहुत बहुत ध्यान से पढ़िए कि कहाँ पे गलती हो सकती है। देखने में ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, बट हाँ इसमें है एक मिस्टेक। और मिस्टेक कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में भी कहाँ? आर में। आर की जगह यहाँ पे सिंगुलर इज होना चाहिए था, ठीक है। अगर यहाँ पे आर की जगह वर होता तो फिर वॉज आना चाहिए था, अगर हैव होता तो हैज़ आना चाहिए था, ठीक है। हम ऐसे पता लगाते हैं, नहीं तो कईयों के दिमाग में होगा कि मैम वॉज क्यों लगा रही है, इज़ क्यों नहीं लगा रही, या इज़ क्यों लगा रही है, वॉज क्यों नहीं लगा रही। तो जैसे कि आपको 4 ऑप्शंस में वॉज और इज़ एक साथ नहीं दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो अगर येस्टरडे इन लास्ट ईयर, वॉज तभी लगेगा अगर आपको हेल्प दी जाएगी ना, सेंटेंस में पता चल जाएगा इट वॉज डन येस्टरडे, तभी वॉज आएगा। मतलब वॉज भी तो ये कल के लिए यूज़ करते हैं ना, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तो ऐसे सेंटेंस के साथ वॉज आता है। तो अब यहाँ पे आर की जगह इज़ क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको रूल कराया था द नंबर ऑफ से स्टार्ट है ये सेंटेंस, ठीक है। तो द नंबर ऑफ सिंगुलर फॉलो करता है। अगर यहाँ पे अ होता, अ नंबर ऑफ, तब तो आर ही आता, बट द है तो सिंगुलर वर्ब। सो सी ऑप्शन में गलती है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सो हमारा जनरल इंग्लिश का भी पोर्शन ख़त्म हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज़ फ्रॉम NEP 2020। NEP 2020 से मैंने अब क्वेश्चंस लिए हैं, 10 और क्वेश्चंस आपको NEP 2020 को देखने को मिलेंगे। सो मोस्टली हर एक सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चंस है। एंड में आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। मोर ओवर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। लेवल के क्वेश्चंस के लेवल आपको कैसे लगे ये भी आप ज़रूर बताइएगा। नाउ moving on to the next question. First question, NEP 2020 aimed to achieve equitable access to the highest quality education for all learners regardless of social or economic background. This target will be achieved up to the year dash.
सो हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी खुद से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैं समझा देती हूँ ईजी लैंग्वेज में। इस क्वेश्चन का मतलब है NEP 2020 के तहत, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो इक्विटेबल एक्सेस ऑफ एजुकेशन है, मतलब कि हमारे जो बच्चे होंगे वो कौन से ईयर तक सबको क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी, भारत के हर एक बच्चे को, वो हमें ईयर बताना है। NEP 2020 में ईयर मेंशन है कि इस ईयर तक अपने भारत के सारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, उन्हें एजुकेशन मिल रही होगी। सो 4 ऑप्शंस है, 2020, 15, 2030 या फिर 2040। सो डेफिनेटली बी आंसर तो नहीं होगा। सो ACD में से ही होगा। आई रिमेंबर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है और ये NVS के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आई गेस इंग्लिश के या तो TGT या फिर किसी PGT के एग्जाम में, दोनों में से इंग्लिश वाले में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज 2040। Next question. NEP 2020 replaces the previous education policy which was introduced in NEP 2020 एक पुराना एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करके रिप्लेस करके आई है। तो जिस पॉलिसी को उसने रिप्लेस किया है हमें उसका नेम बताना है। 4 ऑप्शंस है। कौन से ईयर की पॉलिसी थी ये? 1968 की, 1986 की, 1992 की या 2005 की? सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज 1986। सो NEP 2020 ने 1986 की पॉलिसी को चेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education. What age group will be covered in the ECCE pedagogical framework? ये तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसका आंसर आई होप सबको पता होना चाहिए, ऊपर ही हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो NEP 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ये कौन से वर्ष तक के बच्चों के लिए है? अभी डिस्कस किया है बट लैंग्वेज थोड़ी अलग है। चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 4, अप टू द एज ऑफ 4 मतलब 4 साल के बच्चे तक के लिए, या फिर अप टू द एज ऑफ 6 मतलब 6 साल के बच्चे तक के लिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8। सो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा का TGT का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था पेडागोजी में कि अर्ली चाइल्डहुड केयर जो FLN है, ECCE के नाम से ही था, ये किस एज ग्रुप पे फोकस करता है। सो ऑप्शन थे 3 to 8, 3 to 9। सबको लगता है 3 to 9 बट वो गलत है, 3 to 8। सो अप टू द एज भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में, अप टू द एज ऑफ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा। जब ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे, ज़रा सा 5 सेकंड निकाल लेना सिर्फ कमेंट करने के लिए, आपका ये स्कोर रहा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 recommends that the government of India will constitute a fund to build the nation's capacity to provide equitable quality education for all girls as well as transgender students. What will be the name of the fund? पहले डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NEP 2020 के अंडर एक फ़ंड खोला गया है, ठीक है। उस फंड का हमें नाम बताना है और मैं ये भी बता देती हूँ कि वो फंड किस लिए है। एक तो गर्ल चिल्ड्रन के लिए है और जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फंड खोला गया है। सो इस फंड का क्या नाम है? जेंडर एजुकेशन फंड, जेंडर प्रमोशन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड या फिर जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज जेंडर इंक्लूजन फंड। Next question. World-class Indian institutions set the highest standards of multidisciplinary teaching and research and hosted scholars and students from across backgrounds and countries. Find the name of the institution which is not in the list of NEP 2020. So, मैं समझा देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी वाले भी खुद से नीचे पढ़ सकते हैं।
जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया NEP 2020 के अंदर कुछ विद्वानों की बात हुई थी, ठीक है, ऐसे ही NEP 2020 का जो बहुत बड़ा सा एक PDF है, सो इसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस का भी नाम लिया गया है। सो 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है किस इंस्टीट्यूशन का नाम इनमें से NEP 2020 के अंडर नहीं है। तक्षशिला, नालंदा, ओस्मानिया या फिर वल्लभी। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है, जल्दी से सोचिए। सो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही उत्तर है, सही आंसर है। ओस्मानिया नाम का इंस्टीट्यूशन नहीं लिया गया NEP 2020 में। 4 इंस्टीट्यूशंस का नाम लिया है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ चाइल्ड्स cumulative brain development occurs prior to the age of 6 according to NEP 2020? NEP 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे की संचयी मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास होता है, हमें बताना है। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FLN का हमने डिस्कस किया है। 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसका जो दिमाग है वो कितने परसेंट तक ग्रो बढ़ जाता है, 100 में से कितने परसेंट उसका दिमाग ग्रो हो जाता है 6 साल तक के बच्चे का? ओवर 80%, बी ऑप्शन ओवर 75, सी ऑप्शन ओवर 60 या फिर डी ऑप्शन ओवर 85%। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन 85%, ठीक है। सो डी यहाँ पे करेक्ट उत्तर है हमारा। Next question, by which year the new education policy aims to provide quality education to every child in the age group of 3 to 18 years? इस क्वेश्चन का मतलब है कौन से ईयर तक NEP 2020 बच्चों को क्वालिटी एडुकेशन दे देगा और कौन से एज ग्रुप के बच्चों को जो 3 से 18 वर्ष के बीच में हैं। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। 2028 तक, 2030 तक, 2032 तक या फिर 2035 तक। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज 2030। Next question, according to the NEP 2020, by which year the target is to reach 50% gross enrollment ratio in higher education? हमें बताना है NEP 2020 के हिसाब से कौन से ईयर तक जो हमारी कंट्री का है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब 11-12 के बच्चे 50% तक स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कौन से ईयर तक ऐसा माना जाता है ये चीज़ अचीव हो जाएगी? लेट्स सी दी ऑप्शंस। 2028, 2030, 2035 या फिर 2040। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज 2035। अभी जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ हायर एजुकेशन है वो है अराउंड 26% के आसपास। सो 50% हम कब तक अचीव कर पाएंगे? 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द NEP implementation is encouraging the introduction of the multiple entry multiple exit scheme in undergraduate programs. Under this scheme a student may, आई एम श्योर ये आपके लिए अगेन न्यू क्वेश्चन रहेगा, आपको इसमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है जो NEP 2020 इम्प्लीमेंट किया गया है वो इनकरेज करता है, मतलब उसने एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करी है जो कि बच्चों को इनकरेज करता है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट स्कीम, ठीक है, जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दी जा रही है। सो इस स्कीम के अंदर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें सही ऑप्शन को चूज़ करना है। सो सबसे पहले तो आपको स्कीम का नाम याद रहना चाहिए जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है। क्या है उसका नाम? मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। फर्स्ट ऑप्शन है एग्जिट आफ्टर 1 year विद अ सर्टिफिकेट एंड री एंटर लेटर विद द सेम क्रेडिट्स, कि ठीक है बच्चे ने 1 साल के बाद वो अपना एग्जिट मतलब जा सकता है वो कोर्स छोड़कर सर्टिफिकेट लेके, और बाद में
जब उसका मन करे तो वो एंट्री भी ले सकता है और उसके आगे वो कंटिन्यू कर सकता है अपना कोर्स। ए ऑप्शन हमें ये बताता है। बी ऑप्शन बता रहा है एग्जिट ओनली आफ्टर 2 years विद अ डिप्लोमा बट कैन नॉट री एंटर, मतलब बच्चा 2 साल के बाद कोर्स को छोड़ देगा, सर्टिफिकेट लेके चला जाएगा, बट एंट्री उसको दोबारा नहीं मिलेगी। सी ऑप्शन बताता है एग्जिट आफ्टर 3 years विद अ डिग्री एंड कैन नॉट री एंटर, मतलब बच्चे को 3 साल का कोर्स करना कंपलसरी है, वो सर्टिफिकेट लेकर जाए और फिर वो री एंटर नहीं कर सकता। या फिर डी ऑप्शन चूज ओनली 1 मेजर एंड कैन नॉट स्टडी माइनर, सब्जेक्ट होगा इसके आगे तो उसको एक मेन मेजर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ वो कोई भी एक्स्ट्रा माइनर छोटा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है एग्जिट आफ्टर 1 year विद द सर्टिफिकेट एंड री एंटर लेटर विद द सेम क्रेडिट्स। तो 1 साल के बाद वो सर्टिफिकेट लेके उस कोर्स को छोड़ सकता है और बाद में उस कोर्स को दोबारा से कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 aims to spend what percentage of GDP in education? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। NEP 2020 क्या एम करता है, आई मीन कितना परसेंट GDP का वो एजुकेशन में स्पेंड करने का एम रखता है। सो A 4%, B 5%, C 6% या फिर D 7%। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, दैट इज 6%। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि NEP 2020 6% GDP का एजुकेशन में स्पेंड करने का एम रखता है। अब आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपके सिलेबस में है, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे खासे मार्क्स का है टीचिंग एप्टीट्यूड। सो टीचिंग इज़ प्राइमरली अ डैश प्रोसेस। बहुत एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो टीचिंग एक कैसा प्रोसेस है? ए ऑप्शन मैकेनिकल, बी सोशल, सी बायोलॉजिकल या फिर पॉलिटिकल, डी ऑप्शन। जल्दी से आप अपना यहाँ पे आंसर चूज कर लीजिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, दैट इज सोशल। सो टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग इज कंसिडर्ड बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस बिकॉज इट रिक्वायर्स। टीचिंग दोनों आर्ट और साइंस है, बिकॉज क्यों है ये हमें बताना है, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ती है क्रिएटिविटी की, ओनली एक्सपेरिमेंट्स की, क्रिएटिविटी एंड सिस्टमैटिक मेथड्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। सो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो ये पता होना चाहिए टीचिंग एक आर्ट भी है, टीचिंग एक साइंस भी है। क्यों है? उसका आंसर ये है ऑप्शन सी, क्योंकि वो क्रिएटिविटी है और सिस्टमैटिक वे में चलती है। हमने ऊपर डिस्कस किया था, इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, है ना। तो टीचिंग में टीचर के हाथ में पावर होती है, वो अपनी क्रिएटिविटी से लेसन को, देखिए करिकुलम में एक लेसन आपको बता रखा है, आपको डिलीवर करना है, बट ये फ्रीडम टीचर के हाथ में किस तरीके से वो उसको डिलीवर करना चाहता है। अगर टीचर हमारा क्रिएटिव है तो बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसे डिलीवर कर पाएगा। और सिस्टमैटिक प्रोसेस तो है ही, क्यों है ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड बाय द टीचर। अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में मोस्टली आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्लासरूम इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। सो बेसिकली ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाई है कि आपको आइडिया लग जाए। उन्होंने सिलेबस में बहुत अलग से दे रखा है ये वो, बट बेसिकली जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें टीचर कैसे क्लास में पढ़ाए, सो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये बहुत ईजी टॉपिक है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्लास में क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ाने के लिए बच्चों को किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाए। ओपन एंडेड एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या फिर नन ऑफ द अबव। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1,
दैट इज ओपन एंडेड एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसा होता है कि जिसमें बच्चा अपना खुद ओपिनियन दे सके। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ जल्दी से शॉर्ट में। हमें हमेशा एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है 4-5 नंबर का कि जैसे कि आप रास्ते में, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का, कोई भी एक ऐसा एग्जाम हो, बट उसमें आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि इसमें आप अपना खुद का ओपिनियन रख सको। आप जैसे कि क्वेश्चन है कि आप लेट हो रहे हो स्कूल के लिए और आपका एग्ज़ाम है स्कूल में और आप ऑलरेडी लेट हो गए 10-15 मिनट, और रास्ते में आपने देखा एक बूढ़े बंदे का एक्सीडेंट हो गया और सब अपने काम में बिजी है, कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे? तो ये होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, टीचर इसमें कोई भी गलत सही नहीं मतलब जज करेंगे, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, और इसी से बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स बढ़ती है, तो ना कि ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप ये सब क्वेश्चन से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। हमें नेचर, ये आपके टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका टॉपिक है नेचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। हमें A to F कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इन्होंने हमें क्वेश्चन भी पढ़ लेती हूँ। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट्स A to F दैट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। सो हमें ये A to F जो ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है कि इन 6 में से कौन सा सही है, या फिर 2-3 कितने भी 5 सही हो सकते हैं, वो तो जब हम पढ़ेंगे तब हमें लगेगा पता कि ये ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का या नहीं। फर्स्ट ए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। जो टीचिंग और लर्निंग है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, यस बिल्कुल है, सो ये सही हो सकता है। नेक्स्ट, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल है डिफरेंस, टीचिंग में और ट्रेनिंग में दोनों में डिफरेंस है। ट्रेनिंग, हम टीचिंग बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा जो B.Ed का ट्रेनिंग कर रहा है, तो दोनों में है फ़र्क। सी, कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स। इसका मतलब है जो टीचिंग का मेन कंसर्न है, जो मेन एम है टीचिंग का, वो है कि बच्चों में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, बच्चों में अच्छा बदलाव ला सके। तो यस, हम टीचिंग उन्हें नॉलेज भी देते हैं, बट जो मेन टीचिंग का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि वो उनको अच्छा इंसान बना सके, ठीक है। सो सी भी सही है। ऑल गुड टीचिंग इज़ फॉर्मल इन नेचर, मतलब कि जो टीचिंग है वो बिल्कुल फॉर्मल है नेचर में। फॉर्मल मतलब कि टीचिंग हमेशा एक क्लास में ही दी जा सकती है, नहीं, ऐसा नहीं है, फॉर्मल नहीं है। अगर हम किसी से आधा घंटा भी बात कर ले फ़ोन पे, तो टीचिंग हमें वहाँ पे भी मिल सकती है। अगर कोई हमें कोई अच्छी चीज़ सिखाए, टीचिंग हमें एक पेड़ के नीचे भी मिल सकती है, तो बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं है। टीचिंग इनफॉर्मल वे में भी हो सकती है। नेक्स्ट, ई, अ टीचर इज़ अ सीनियर पर्सन। जो टीचर है वो बहुत सीनियर पर्सन है, बड़ा आदमी नहीं, टीचर सीनियर पर्सन नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी इलॉजिकल बात है ये। F पॉइंट, टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। मतलब जो टीचिंग है वो एक सोशल एक्ट है, हम समाज के लिए टीचिंग बच्चों को करा रहे हैं। जी हाँ, टीचिंग एक सोशल एक्ट ही है, ठीक है। कोई भी टीचर, बेसिकली पैसा कमाना भी मोटिव होता है टीचर्स का, बट वो सेकेंडरी है। जो मेन जो टीचर का, अगर आप पूछोगे कि आप क्यों टीचर बनना चाहते हो, तो हर किसी का एक यही फर्स्ट आंसर आता है कि टीचिंग एक सोशल एक्ट है जिसमें हम बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो बिल्कुल टीचिंग एक सोशल एक्ट है, और जो एक लर्निंग है वो पर्सनल एक्ट है। लर्निंग एक पर्सनल एक्ट कैसे है? अब लर्निंग, हम अगर हमें कोई टीचिंग कर रहा है हमारी, तो वो हमारी मर्जी है, हम वो सीखे या ना सीखे। सो टीचिंग एक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, टीचिंग एक सोशल एक्ट है और जो लर्निंग है ये पर्सनल एक्ट है। अब टीचर क्लास में सबको पढ़ाता है, बट चीज़ें तो कुछ ही बच्चों को समझ में आती है, जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अब जो बच्चा नहीं समझना चाहते, उनको चाहे दिन में 24 घंटे में से 20 घंटे भी पढ़ा लो, वो नहीं समझेंगे। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, दैट इज ACF। ACF टीचिंग और लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और NVS द्वारा भी यही आंसर माना गया है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर है।
Next question. Sunita, aged 5, tends to repeat a particular act over and over, then moves on to another act, which in turn she repeats again. Her behavior indicates. इसका ये मतलब है क्वेश्चन का, सुनीता एक 5 साल की बच्ची है, वो एक काम कर रही है और उसने 2-3 बार रिपीट किया. अब वो दूसरा काम भी कर रही है, उसे भी उसने 2-3 बार रिपीट किया. तो जो इसका ये बिहेवियर है, ये क्या दर्शाता है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये हमें बताना है. सो 4 ऑप्शन है, देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है शी इज़ प्रॉबेबली मेंटली रिटार्टेड. वो मेंटली रिटार्टेड है, इसमें कहा गया है उसे दिमागी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने 3-4 बार एक्ट को रिपीट किया. देखो इसमें एज इन्होंने इसीलिए दे रखी है कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए. अगर इन्होंने डेट ना मेंशन करी होती तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता, बट इन्होंने बता रखा है वो सिर्फ 5 साल की है. तो 5 साल का बच्चा ऐसे कर सकता है, ये नॉर्मल चीज़ है कि अगर एक बच्चे ने 5 साल का बच्चा है, उसने 2-3 बार चीज़ें रिपीट कर दी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं. अगर यहाँ पे लिखा होता वो 20 साल की है, 15 साल की है, 25 साल की है, तब भी वो एक एक्ट को 2-3 बार रिपीट कर रही है, फिर वो दूसरे एक्ट को भी रिपीट कर रही है, तब शायद उसे कोई दिक्कत हो सकती थी. बट वो 5 साल की छोटी सी बच्ची है, तो उसने 2-3 बार रिपीट कर लिया, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो मेंटली रिटार्टेड तो नहीं है. नेक्स्ट, सेकेंड ऑप्शन, नथिंग अनयूजुअल, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. इसमें कहा गया है कि कोई इसमें अनयूजुअल नहीं है, ऐसा मतलब कोई अलग बात नहीं है, ये एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का. थर्ड ऑप्शन देखते हैं, शी फील्स इनसिक्योर एंड सफरिंग फ्रॉम टर्नल विजन. मतलब कि उसकी कोई देखने में कोई दिक्कत है. टनल विजन का मतलब देखने में कोई दिक्कत, उसे कोई देखने में कोई दिक्कत है, इसलिए उसने 2-3 बार रिपीट कर लिया एक्ट को. तो ऐसा भी नहीं है, 5 साल की बच्ची ही है वो. फोर्थ, शी सीम्स टू हैव परसिस्टेंस एंड विल पावर. मतलब उसको रिपीट करने की आदत है. और परसिस्टेंस मतलब कि हम एक ही चीज़ को बार बार करते रहे. तो इसकी ये आदत भी नहीं है कि वो एक ही चीज़ को बार बार करते रहे. ये अगर एज कोई और होती ना, 15 साल 20 साल, तब शायद ये आंसर हो सकता था, तब शायद फर्स्ट आंसर भी हो सकता था. बट इसमें इन्होंने एज इसलिए बताई है, वो 5 साल की बच्ची है, कन्फ्यूज़ करने के लिए. सो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है डेवलपमेंट का कि बच्चे ने 1-2 बार एक्शन को रिपीट किया. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और जो NVS की आंसर की में भी उन्होंने करेक्ट माना है, वो है सेकेंड ऑप्शन. So here the correct answer is second option, nothing unusual, this is a normal process of development. मतलब कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है डेवलपमेंट का. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन classrooms learning proceeds most effectively if there is dash by the teacher. क्लासरूम में लर्निंग तभी अच्छी होगी जब डैश हमें फिल करना है जो कि टीचर द्वारा किया जाएगा. तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में डैश को फिलअप करना है. 4 ऑप्शन है कि टीचर द्वारा क्या दिया जाए. एक्सक्लूसिव मोटिवेशन दिया जाए अच्छे तरीके से, तब लर्निंग अच्छी होगी. नेक्स्ट, रैपिड फीडबैक, सेकेंड ऑप्शन, जब क्लास में बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस या लर्निंग से रिलेटेड फीडबैक दिया जाएगा तब उसकी लर्निंग और बेटर होगी. थर्ड, फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग, बच्चों से फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग पूछे, टीचर ने पढ़ाया क्वेश्चन पूछती रहे, समझ आया नहीं आया, इससे लर्निंग अच्छी होगी. या फिर इमीडिएट रिकैपिचुलेशन, एकदम से टीचर ने कुछ पढ़ाया, क्लास में ख़त्म होने से पहले एक बार उसको रिकैप भी कर दे. सो देखा जाए तो चारों ही ऑप्शंस लर्निंग को बेटर करने के ही हैं. बट अगर ऑल ऑफ दीज होता तो ऑल ऑफ दीज को मार्क करते, बट यहाँ पे एक ही हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट, चारों ही ठीक है बट सबसे बेस्ट कौन सा है वो हमें बताना है. और जो NVS द्वारा भी माना गया है वो है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ रैपिड फीडबैक, कि बच्चों को फीडबैक ज़रूर देना चाहिए कि उनकी लर्निंग कैसे चल रही है. ये नहीं कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे उनको मार्क्स देख के पता चले कि हमारी लर्निंग इतनी है. तो टीचर को रैपिड फीडबैक देना चाहे, ऐसे बच्चे की लर्निंग और इम्प्रूव होगी. सो हियर द करेक्ट आंसर इज द सेकेंड ऑप्शन. आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा,
एंड ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पे और वीडियोस लाऊं देन प्लीज़ डू लेट मी नो। मैं और प्रीवियस ईयर्स के ही लाऊंगी बिकॉज सब्जेक्ट बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्टिव टीचिंग ये सब पढ़ाने से अच्छा हम सारे KVS NVS के अगर आप क्वेश्चंस कर लोगे ना प्रीवियस ईयर्स तो आपको आइडिया लग जाएगा। बट आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, तभी मैं इसी टॉपिक पे और वीडियोस लेकर आऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर गुड टीचिंग इन द क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल अ टीचर शुड बी वेल अवेयर। अच्छी टीचिंग के लिए टीचर को किस चीज़ की जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, ऑफ रिस्पॉन्स विच ही इज़ लुकिंग फॉर इन द क्लास। उसको जानकारी होनी चाहिए कि वो बच्चों से कैसा रिस्पॉन्स चाहता है या चाहती है, वो बच्चों से कैसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है। टीचर उसको ये इसकी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं क्लास में गई और मैं सोच रही हूँ कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी तो मेरे दिमाग में होना चाहिए कि इसका बच्चा यही आंसर दे तभी उसका आंसर ठीक है। ये कहता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन कहता है ऑफ टीचिंग लर्निंग मटीरियल टू बी यूज्ड इन द क्लास। टीचर को बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि वो टीचिंग लर्निंग क्या मटेरियल यूज़ करेगा या करेगी। थर्ड ऑप्शन, अबाउट व्हाट डज ही वांट टू टीच इन द क्लास, कि टीचर को अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि उसको क्लास में पढ़ाना क्या है। नेक्स्ट, ऑफ मोटिवेशनल टेक्निक्स टू बी यूज्ड इन द क्लास। मोटिवेशनल टेक्निक्स की बच्चे अच्छे से चीज़ों को खुद करने की कोशिश करें। बेसिकली बच्चों का मोटिवेशन इम्प्रूव करने के लिए उसको ऐसी टेक्निक्स का ज्ञान होना चाहिए। सारी चीज़ों को ज्ञान होना चाहिए एक अच्छे टीचर को। बट अगेन एक ही हमें आंसर यहाँ पे चुनना है और जो बेस्ट आंसर है वो है थर्ड आंसर, अबाउट व्हाट डज ही वांट टू टीच इन द क्लास। बेसिक चीज़ है, टीचर को सबसे जो पहले ज्ञान होना चाहिए इस बारे में कि उसको आज क्लास में जाके पढ़ाना क्या है। टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स रिस्पॉन्सेज तो बाद की बात है ना। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a nature of teaching profession? हमें 4 ऑप्शंस बता रखे और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा टीचिंग का एक नेचर नहीं है। टीचिंग एक प्रोफेशन है, इसका कौन सा एक नेचर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, लर्नर ओरिएंटेड। जो टीचिंग है वो लर्नर ओरिएंटेड है, मतलब जो मेन फोकस है वो लर्नर पे होता है। यस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर ओरिएंटेड नहीं होती ये प्रोसेस, ये लर्नर ओरिएंटेड होती है कि जो टीचर काम करता है वो बच्चे को दिमाग में रख के करता है, ना कि खुद को दिमाग में रख के कि मेरे स्किल्स अच्छे हों, मैं ज़्यादा नॉलेज बढ़े। नहीं, कि बच्चे के स्किल्स बढ़े, बच्चे को नॉलेज मिले। ये लर्नर ओरिएंटेड है, बिल्कुल सही ऑप्शन है फर्स्ट। हमें बताना है नॉट, कौन सा सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, हेल्पिंग इन बीइंग ओबीडियंट टू द गवर्नमेंट्स। टीचिंग का नेचर ये है प्रोफेशन का कि जो गवर्नमेंट कह रही है उसके हिसाब से उसको ओबीडियंटली मानना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, डायनामिज्म। डायनामिक का मतलब होता है कि जो बदलती रहे, मतलब ज़रूरत के हिसाब से बदलती रहे। यस, टीचिंग लर्निंग एक ऐसा है प्रोफेशन जहाँ पे टीचर को ज़रूरत लगे, यहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है तो टीचर मॉडिफिकेशन कर लेता है अपने तरीके में कि बच्चे को और अच्छे से समझ में आए। यस, इट इज़ डायनामिक इन नेचर, डायनामिज्म है। देन फोर्थ, ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब होता है कि जो टीचर के ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, काइंड। जो टीचर की यस ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ों को समझे, बच्चों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करे, उसमें काइंडनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको 2 मिनट में गुस्सा आ जाए और वो बच्चे को तो थप्पड़ लगा दे। नहीं, ये एक अच्छी टीचर की क्वालिटी नहीं है। उनकी प्रॉब्लम को समझे, सुने, उनको अच्छे से सोल्यूशन दे। ह्यूमेन ऐसी क्वालिटीज़ है लाइक अंडरस्टैंडिंग, शोइंग काइंडनेस टूवर्ड्स अदर्स। जो यहाँ पे टीचिंग लर्निंग का टीचिंग प्रोफेशन का नहीं है वो है सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेचर नहीं है, हमें गवर्नमेंट के हिसाब से ओबीडियंटली नहीं चलना। जो बेस्ट चीज़ है, गवर्नमेंट तो कुछ गलत भी बोल सकती है तो वो हम ओबीडियंटली थोड़ी ना मानेंगे, है ना। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
मॉडर्न टीचिंग इज़ डैश सेंटर्ड। जो मॉडर्न टीचिंग है वो कैसी होनी चाहिए? टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, सोसाइटी सेंटर्ड या फिर करिकुलम सेंटर्ड। तो जो हमारी मॉडर्न टीचिंग है ऊपर डिस्कस किया है, ये चाइल्ड सेंटर्ड होती है। जो हमारे टीचिंग में मेन चीज़ है वो कौन है? चाइल्ड, मतलब स्टूडेंट या फिर लर्नर। ये ऑप्शन देखे जा सकते हैं। पुराने टाइम की जो टीचिंग थी वो टीचर सेंटर्ड थी, ना कि चाइल्ड सेंटर्ड। Next, during curricular development, the evaluation used to improve the content learning is called. बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा इवैल्यूएशन सबसे बेस्ट है, या फिर जब हम करिकुलम को डेवलप बना रहे हैं ऐसी कौन सी एक इवैल्यूएशन की टेक्निक है जो कंटेंट को इम्प्रूव कर सके, ठीक है, जो टीचिंग का कंटेंट है उसे इम्प्रूव कर सके। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसके बीच में टीचर ले लेती है। ये नहीं कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन एंड में कॉपी टेस्ट, पेपर पेन टेस्ट लेके बच्चे को मार्क्स देना, नहीं। फॉर्मेटिव में हम क्विज भी ले लेते हैं, बच्चे को प्रोजेक्ट भी दे देते हैं। ये वाला इवैल्यूएशन सबसे बेस्ट इवैल्यूएशन तरीका है कि बच्चे की ग्रोथ के बारे में हमें पूरा साल पता चलता रहता है। आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर एंड में बताइएगा आपका क्या स्कोर रहा। टोटल 50 क्वेश्चंस थे जिनके में एप्टीट्यूड नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड, वो मुझे 40 में से अपने मार्क्स बता सकते हैं, और जिनके में है 50 में से बता सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस थे बिल्कुल एग्ज़ाम में ऐसे ही आते हैं और ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।